नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट रेडिएशन, थ्योरी ऑफ रेडिएशन आप पढ़ रहे हैं। और इसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको कई डेरिवेशंस के साथ एक डेरिवेशन कराया था जिसका नाम था प्रेशर ऑफ रेडिएशन। ठीक है जी। तो प्रेशर ऑफ रेडिएशन के बाद उसमें मैंने आपको प्रेशर जो था वो बताया था किसके बराबर होता है, एनर्जी डेंसिटी के बराबर, यानी P किसके बराबर था, U के। लेकिन अब हम पढ़ेंगे प्रेशर ऑफ डिफ्यूज्ड रेडिएशन। तो हेडिंग डालो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो है ना, हेडिंग है आपकी प्रेशर ऑफ डिफ्यूज्ड रेडिएशन। ठीक है जी। प्रेशर ऑफ डिफ्यूज्ड रेडिएशन, हिंदी में कहेंगे विसरित विकिरण का दाब। ठीक है जी, हिंदी नाम क्या है, विसरित विकिरण का दाब। तो डिफ्यूज्ड रेडिएशन क्या होता है, ध्यान दो, पहले इसे समझो। देखो, व्हेन द रेडिएशन, है ना, जब कोई रेडिएशन इंसिडेंट, ठीक है जी, जब रेडिएशन गिरता है, इंसिडेंट माने गिरता है या आपतित होता है, ठीक है, ऑन एनी सरफेस, किसी सरफेस पर, ठीक है जी। और विशेष बात है कि सभी संभव दिशाओं से गिरता है ना, तो फ्रॉम ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ठीक है जी। तो व्हेन द रेडिएशन इंसिडेंट, जब रेडिएशन गिरता है, कहाँ गिरता है, किसी सरफेस पर, किसी पृष्ठ पर, और कहाँ से, सभी संभव दिशाओं से, है ना, फ्रॉम ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, और विद सेम प्रोबेबिलिटी, समान प्रायिकता रखते हुए, समान प्रायिकता के साथ, यानी संभावना जो है ना, प्रायिकता जो है रेडिएशन के गिरने की, वो कैसी है, सबकी कैसी है, सब रेडिएशन की, यानी रेडिएशन की हर बीम, जितनी भी बीम है, जितने भी पुंज है रेडिएशन के, विकिरण के, सबकी प्रायिकता, सबकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी है, सेम। तो विद सेम प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। ठीक है जी। तो व्हेन द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस फ्रॉम ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद सेम प्रोबेबिलिटी, या हैविंग सेम प्रोबेबिलिटी, कुछ भी लिख सकते हो। तो देन द रेडिएशन, ध्यान देना, तो इस प्रकार के रेडिएशन को आप क्या कहते हैं, डिफ्यूज्ड रेडिएशन कहते हैं। तो आप लिख देना, तो देन द रेडिएशन, है ना, इज नोन एज डिफ्यूज्ड रेडिएशन। इस प्रकार के रेडिएशन को आप क्या कहते हैं, डिफ्यूज्ड, यानी कि विसरित विकिरण कहते हैं। क्लियर है। अब देखो, ध्यान सुनो। तो किसी सरफेस पर रेडिएशन गिरता है, तो मान लो कोई सरफेस है, सरफेस का नाम रख लो AB, है ना, क्या नाम रख लें, AB। तो मान लो कोई सरफेस है AB, और इस पर रेडिएशन गिरता है। जो मैंने पिछला डेरिवेशन कराया था, उस पर जो रेडिएशन गिर रहा था ना, वो लंबवत यानी परपेंडिकुलरली गिर रहा था। इस पर जो रेडिएशन गिरेगा वो थीटा एंगल बनाते हुए गिरेगा, है ना। तो ये तो आपका मान लो क्या है, वर्टिकल है, और इस पर इस तरीके से, है ना, थीटा एंगल बनाते हुए क्या गिर रहा है, रेडिएशन। ठीक है जी, इस तरीके से। ठीक है जी। ये थीटा एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो थीटा एंगल बनाते हुए रेडिएशन गिर रहा है इस सरफेस AB पर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सारा रेडिएशन है, ये जो आपके गिर रहा है, रेडिएशन की बीम है ये बहुत सारी, है ना, एक बीम, दो बीम, बीम यानी पुंज। ठीक है, रेडिएशन का पुंज, विकिरण पुंज कहेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे रेडिएशन बीम। ठीक है जी। तो जब रेडिएशन कोई गिर रहा है ना, तो आप लिख सकते हैं लेट द रेडिएशन है ना, इंसिडेंट मानी गिरता है एट थीटा एंगल। कितने एंगल पर गिरता है, थीटा एंगल पर गिरता है। ठीक है जी। थीटा एंगल विद नॉर्मल, नॉर्मल के साथ, जो सरफेस है ना उस पर जो नॉर्मल है, यानी उस पर जो परपेंडिकुलर है,
उसके साथ एंगल थीटा है इस रेडिएशन का। तो लेट द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द सरफेस ए बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल। क्लियर है? ठीक है जी, ये लाइन लिख के मतलब ये डायग्राम बना देना, साइड में ये लाइन लिख देना। और अब देखो, ध्यान दो, मैंने आपको एक बात बताई थी, पिछला डेरिवेशन जब कराया था तो E बराबर वहां से बताओ कितना आया था। E क्या है? रेडिएशन एनर्जी, है ना। E क्या है? रेडिएशन एनर्जी। तो मैं चलो बता दूं आपको, U क्या मानते हो? U तो एनर्जी डेंसिटी मानते हो। तो देखो, इफ स्मॉल u बी द एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व है स्मॉल u, तो पिछले डेरिवेशन में माना था ना, उस पिछले डेरिवेशन से लिंक होगा ये थोड़ा, है ना। तो इफ़ u बी द एनर्जी डेंसिटी, तो आप मुझे बताओ, जब मैंने u एनर्जी डेंसिटी मानी थी तो कैपिटल E बराबर कितना आया था? और कैपिटल E क्या है? वो है रेडिएशन एनर्जी, है ना, ऑन यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट पर सेकंड, है ना। तो देन रेडिएशन एनर्जी है ना, कौन सी रेडिएशन एनर्जी? जो यूनिट सरफेस एरिया पर गिर रही है ना। या ऐसे लिख लो, इंसिडेंट ऑन यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है जी, इंसिडेंट ऑन पर यूनिट, है ना, ऐसे भी कह सकते हो, पर यूनिट सरफेस एरिया। और कैसे गिरी है? प्रति सेकंड, पर सेकंड। ठीक है जी। तो जो एनर्जी गिरती थी आपको याद है वो कितनी होती थी, है ना, उस डेरिवेशन में देख लो। E बराबर फाइनल में लास्ट में आया था, E बराबर कितना था? यूसी था या नहीं, है ना। जो एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकंड गिरती थी, है ना, वो कितनी होती थी? E बराबर यूसी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो गिर रही है एनर्जी, ये कितनी होगी? यूसी, है ना। लेकिन आपको यदि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना हो इसका, है ना, यानी इसका ये वाला कंपोनेंट लेना हो तो कैसे करेंगे? आप यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे, मतलब वो ऐसे डॉटेड कर लो तो एक वो बन गया ना, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज में आपको ये वाला चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप निकाल रहे हैं रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन यूनिट सरफेस एरिया पर सेकंड, है ना। E बराबर यूसी तो होता है, लेकिन यूसी कौन सा है? जो गिरता है ना, जिस तरीके से गिरती है रेडिएशन। तो रेडिएशन वहाँ पर तो परपेंडिकुलर गिर रही थी, है ना, लेकिन यहाँ पे थीटा एंगल पे गिर रही है, तो ये गिरने वाली रेडिएशन है यूसी। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसका यूसी का ये वाला कंपोनेंट बताओ, है ना। तो आप क्या करेंगे? ट्राइंगल से देखो, ये सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, ये हाइपोटेनिस यानी कर्ण है, और ये बेस है यानी कि आधार। तो आप कोस थीटा लगा लो। कोस थीटा लगाओगे तो क्या आएगा? चलो यहीं लगा दूँ मैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, है ना। और आधार जो है, मान लो देखो ये रेडिएशन एनर्जी आपकी E है ना, लेकिन आपको ये निकालनी है, ये वाली। तो मान लो ये वाली E डैश है। क्लियर है भैया? इससे तो अलग होगी ना। ये मान लो E है, E बराबर यूसी, है ना। तो ये कितनी हो जाएगी? कोस थीटा बराबर होता है आधार। आधार तो ये है E डैश, और कर्ण कौन सा है? यूसी। ठीक है जी। तो E डैश बराबर क्या आएगा? E डैश बराबर यूसी कोस थीटा। ठीक है भाई, यूसी होता है, ये तो मैंने दिखाई लिया डायग्राम में, लेकिन इसका कंपोनेंट ये वाला जो है, ये वाला कंपोनेंट यूसी का, वो कितना होगा? E डैश बराबर होगा यूसी कोस थीटा। ये हमने ट्रायंगल से निकाला है। तो रेडिएशन एनर्जी, ये जो E डैश आया है ना, ये रेडिएशन एनर्जी है, बिल्कुल सही बात है। इंसिडेंट ऑन यूनिट सरफेस एरिया पर सेकंड, लेकिन कैसे? परपेंडिकुलर, है ना। तो यहाँ पे एक बात और लिख लो, परपेंडिकुलरली। ठीक है जी, यानी जो थीटा एंगल पर रेडिएशन गिर रही थी यूनिट सरफेस एरिया पर सेकंड, वो तो यूसी थी, लेकिन जो परपेंडिकुलरली गिर रही है ना, वो कितनी है आपकी? वो है आपकी E डैश, है ना। और E डैश की वैल्यू निकालिए ट्रायंगल से, तो कितना आया? E डैश बराबर यूसी कोस थीटा। कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है जी। अब एक बात सुनो, मोमेंटम निकाल दो, है ना। मोमेंटम कैसे निकालते हैं आपको याद है? मोमेंटम P बराबर E अपॉन सी,
पिछले डेरिवेशन में यूज किया है फॉर्मूला, तो देन मोमेंटम यानी संवेग, रेखीय संवेग, देन मोमेंटम है ना, मोमेंटम भी ऐसे ही है ना, ऑन यूनिट सरफेस एरिया के लिए देन मोमेंटम ऑन यूनिट सरफेस एरिया और पर सेकंड, है ना भाई। जब एनर्जी यूनिट सरफेस एरिया पर सेकंड के लिए है तो मोमेंटम भी यूनिट सरफेस एरिया पर सेकंड के लिए है ना। तो कितना हो जाएगा मोमेंटम भाई, फॉर्मूला होता है P बराबर E/c, होता है नहीं, लेकिन यहाँ E की जगह क्या है E डैश, तो P बराबर क्या आएगा, रखो वैल्यू, E डैश की वैल्यू रखो UC cos थीटा अपॉन C, तो C से C कट गया, है ना। ये कहाँ से रखी वैल्यू, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है जी। तो P बराबर कितना आया, P बराबर आया U cos थीटा, क्लियर है। और ध्यान दो P बराबर U cos थीटा आया, तो जो प्रेशर लगाएगा ना, जो प्रेशर लगाएगा वो ये कंपोनेंट लगाएगा, ये वाला, है ना। ये जो सरफेस है इस पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही तो प्रेशर लगाता है, तो आपने एनर्जी का तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला निकाल दिया था E डैश, है ना। अब मोमेंटम जो आया है आपका उसका भी तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालो, क्योंकि वही तो प्रेशर लगाएगा, है ना। तो इसलिए आप क्या करेंगे, है ना, एक बात लिखेंगे कि ये नॉर्मल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम अप्लाइज द प्रेशर ऑन द सरफेस AB, क्लियर है, ये बात लिखनी है आपको, ठीक है। यानी मोमेंटम का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है, वो क्या अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा किस पर, सरफेस AB पर। तो आप इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालो, तो वो जो लाइन मैंने बोली वो लिख दोगे यहाँ पे, और फिर क्या लिखना है, देन इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का निशान है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालोगे, आप जानते हैं, इसी तरीके से निकाल लो जैसे यहाँ निकाला, देखो। यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, देखो ध्यान दो, मान लो जो परपेंडिकुलर है कंपोनेंट, है ना, वो P डैश है, क्लियर है। तो क्या जाएगा P cos थीटा, क्या जाएगा P cos थीटा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है P cos थीटा, भाई cos थीटा क्यों आया, देखो यहाँ भी तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाला था या इसका E डैश का, मतलब एनर्जी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसे E डैश माना तो cos थीटा आया था। तो यहाँ भी, है ना, एनर्जी का देखो निकाला तो भी cos थीटा आया, और जब मोमेंटम का निकालेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो भी क्या आएगा, cos थीटा, ठीक है। और यहाँ एनर्जी का निकाला था, तो एनर्जी है कितनी, एनर्जी UC है ना, E बराबर कितना था UC, तो यानी E डैश बराबर आया था E cos थीटा, और E की वैल्यू रखी UC cos थीटा, ठीक है। इसका मतलब है E डैश बराबर क्या आया था, E cos थीटा। तो इसी तरीके से सिमिलरली कर दो, P डैश बराबर क्या आएगा, P cos थीटा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे E डैश बराबर क्या था, आप यदि कन्फ्यूजन है तो एक बात यहाँ पे लिख सकते हो कि E डैश बराबर क्या है, E cos थीटा, ठीक है, क्योंकि UC किसके बराबर है, ये E के बराबर है, ठीक है जी। तो आप इस ट्राइंगल से निकालेंगे तो चाहे यहाँ पे ऐसे लिख लो, ऐसे कर लो, है ना, cos थीटा बराबर E डैश अपॉन E, तो E डैश बराबर E cos थीटा, और E की वैल्यू आपको पता है UC, ये तो पिछले डेरिवेशन में आपने निकाल रखी है, तो E डैश बराबर UC cos थीटा। यानी आपको एनर्जी का वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना था, परपेंडिकुलर लिखा ना बाद में, तो आपने cos थीटा से मल्टीप्लाई की, यानी E डैश बराबर E, है ना, E cos थीटा हुआ। यानी एनर्जी का जो परपेंडिकुलर ये है कंपोनेंट वो E cos थीटा है। इसी तरीके से जो ये मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो आपका P cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था उसे आपने E cos थीटा को E डैश से डिनोट कर लिया। इसी प्रकार जो मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसे आपने P cos थीटा को किससे डिनोट कर लिया, P डैश से, है ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आप E डैश मतलब यहाँ पे E लिख सकते हो या डायरेक्ट UC भी लगा सकते हो, जैसा आपका मन करे, ठीक है जी। तो P की वैल्यू रख दो, P की वैल्यू तो आपको पता है, इसे इक्वेशन सेकंड डाल दो, ठीक है जी। नीचे का दिख रहा है तो इस सेकंड से आप P की वैल्यू रख दो, ठीक है। इधर लिख लेता हूँ
तो बताओ पी डैश बराबर कितना आएगा, पी की वैल्यू रखो, पी की वैल्यू है यू कोस थीटा और इनटू में क्या है कोस थीटा, और ये वैल्यू कहाँ से रखी है आपने, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो देखो पी डैश कितना आया, पी डैश आया यू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। और एक बात मैंने पिछले डेरिवेशन से आपको क्लियर कर दी थी, कौन सी वाली, ये वाली लिख लेना आप, यहाँ पे लैंग्वेज में बोलूँगा अभी कि पी डैश जो है ना वो कैपिटल पी डैश के बराबर हो जाएगा, मतलब डैश मत देखो, डैश तो सिंबल हमने यहाँ मान रखा है। मेन चीज़ क्या है, जो लीनियर मोमेंटम है, मोमेंटम में है ना, लीनियर मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर सेकंड वो प्रेशर के बराबर हो जाता था या नहीं, पिछले डायरेक्शन में मैंने लिखवाया था और ये बात बताई भी थी, क्योंकि आप जानते हो न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, dp अपॉन dt ये होता है बराबर एफ के, और इधर अपॉन ए करें तो इधर भी अपॉन ए करना पड़ेगा, जो कि प्रेशर बन जाएगा, जो कि क्या है p है ना। इसका मतलब है मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर सेकंड क्या होता है, प्रेशर। तो ये जो p डैश है ये भी मोमेंटम है पर यूनिट एरिया, देखो लिखा है मोमेंटम पर यूनिट एरिया, 1 यूनिट सरफेस एरिया, बात वही तो है, पर सेकंड है या नहीं, क्योंकि वो p है तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो भी तो पर यूनिट एरिया और पर सेकंड होगा। इसका मतलब है जो p डैश है वो मोमेंटम है पर यूनिट एरिया है ना, पर सेकंड, लेकिन कैसा कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर, इसलिए उसमें है ना कोस थीटा आया। क्लियर है, इसका मतलब है ये मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर सेकंड परपेंडिकुलर मोमेंटम है ये, है ना, पर यूनिट एरिया पर सेकंड, तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर हो कैसा भी हो प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जब ये परपेंडिकुलर है तो प्रेशर भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर, नीचे की ओर लगने वाला, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लगने वाला प्रेशर है ना। तो ये बात मैं लिखवा चुका हूँ, वहाँ पे भी पिछले डेरिवेशन के लास्ट में लिखवाई थी, यहाँ पे भी लिख देना, क्या लिखोगे, मोमेंटम पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकंड है ना इज इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर, ठीक है, ये प्रेशर अप्लाइड बाय द रेडिएशन ऑन द सरफेस, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है जी। तो पी डैश बराबर कैपिटल पी डैश हो जाएगा, तो बताओ स्मॉल पी डैश की जगह कैपिटल पी डैश रखोगे तो क्या आएगा, पी डैश बराबर आएगा यू कोस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो एक बात और सुन लो ध्यान से, देखो ध्यान दो, मान लो आप ये जो बात आप कर रहे हैं है ना, ये केवल किसके लिए है, केवल थोड़े से रेडिएशन के लिए है ना। तो आप पूरे रेडिएशन के लिए यदि बात करें, पूरे रेडिएशन के लिए, तो आप क्या करेंगे, मान लो पूरे रेडिएशन में कितने बीम है, कितने बीम है, कैपिटल एन बीम है ना, यानी कितने पुंज हैं, कैपिटल एन। तो आप मान लो है ना, लेट कैपिटल एन बी द नंबर ऑफ बीम्स इन रेडिएशन, इधर का दिख रहा है आपको, रेडिएशन में कितने बीम है, कैपिटल एन, ठीक है, उधर का दिख नहीं रहा, ठीक है जी, यहां लिख देते हैं इन रेडिएशन, क्लियर है। तो रेडिएशन में कितने बीम है, कैपिटल एन। तो टोटल के लिए निकालो भाई, ये जो पी डैश आपने निकाला है ये कुछ के लिए हो सकता है, अब हम टोटल के लिए निकाल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, इसे P मान लेंगे ना, टोटल वाले को क्या मान लेंगे P, और आप एक काम करेंगे, प्रेशर जो एन बीम के द्वारा लगेगा वो देखो कितना होगा, तो मैं लिख देता हूं, तो देन प्रेशर अप्लाइड बाय एन बीम ऑफ रेडिएशन है ना, कितने बीम, कैपिटल एन बीम के द्वारा जो प्रेशर लगेगा वो कितना होगा भैया, ये जो है ना, ये प्रेशर है ना, ये सारा जुड़ जाएगा है ना भाई, जितने भी बीम है सबके कारण निकालना है, तो जुड़ जाएगा तो सिग्मा आ जाएगा, तो सिग्मा है ना, इधर पी डैश के आगे सिग्मा आ जाएगा, पी डैश की वैल्यू रख दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यू कोस स्क्वायर थीटा, सिग्मा यू कोस स्क्वायर थीटा। भाई सभी डायरेक्शन से आने वाली रेडिएशन प्रेशर अप्लाई कर रही है
तो फिर आप टोटल प्रेशर को है ना ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा। ये तो एन बीम के द्वारा, यानी एन रेडिएशन के जो एन बीम है, कैपिटल एन संख्या है बीम्स की, पुंजों की, तो उनके द्वारा तो प्रेशर इतना लग रहा है, तो एक बीम के द्वारा कितना लगेगा, तो प्रेशर अप्लाइड बाय वन बीम है ना ऑफ रेडिएशन, बताओ कितना आएगा भाई, n के द्वारा इतना, तो एक के द्वारा n अपॉन में पहुंच जाएगा, तो ये आएगा 1/n। चाहो तो ये u भी बाहर निकाल लो, सिग्मा, और ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, डेरिवेशन आधा हो चुका है। अब आपको क्या करना है भाई, प्रेशर आपको एक बीम के द्वारा, रेडिएशन की एक बीम के द्वारा लगने वाला प्रेशर निकालना है, तो आपको सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है बस, है ना, और यहाँ पे रख देनी है, तो आपका डेरिवेशन हो जाएगा, है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका आधा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, है ना। आपको नीचे का नहीं दिख रहा, देखो, है ना, अब ले लो, है ना, देखो अब और भी सही से दिखा होगा। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो कुछ नहीं करना, मैंने कहा आधा डेरिवेशन हो गया है, अब बस सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, और फिर वो वैल्यू निकाल के कहाँ रख देनी है, 3rd में। तो यानी ये आपका आया है प्रेशर अप्लाइड बाय वन बीम, है ना, या वन रेडिएशन बीम, या ऐसे कह दिया वन बीम ऑफ रेडिएशन, या रेडिएशन बीम कह दो, बीम ऑफ रेडिएशन कह दो, बात एक ही है। और हाँ, इसे आप पी से डिनोट कर लो, ये जो है ना, ये इसे आप किससे डिनोट कर लो, पी बराबर। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, पी के। ठीक है जी, तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ, है ना। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है बस। देखो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो यानी लिखना, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा वी इमेजिन ए हेमी स्फेयर, है ना, एक हेमी स्फेयर को इमेजिन करते हैं। वी इमेजिन ए हेमी स्फेयर इन अर्थ गोला, ए हेमी स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर रेडियस का हेमी स्फेयर को इमेजिन करते हैं। ठीक है जी, क्यों करते हैं, क्योंकि भैया देखो, हाँ एक बात और लिखना, वी इमेजिन ए हेमी स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, है ना, अराउंड द सेंटर ओ ऑफ ए बी सरफेस, है ना। जो ए बी सरफेस है ना, उसका सेंटर जो ओ है, उसके चारों तरफ, सेंटर ओ के चारों तरफ एक अर्धगोले की कल्पना करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बताओ, जैसे ये सेंटर है ना, देखो जैसे सरफेस है ये है ना, सरफेस है ए बी, सेंटर है ओ, तो इसके चारों तरफ इधर से भी आ सकती है बीम, इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है। तो इधर से देखियो चारों तरफ से आ नहीं सकती, ऊपर से, है ना। इसका मतलब है जब ऊपर चारों तरफ से आ सकती है तो ऊपर एक क्या बनेगा, एक, है ना, स्ट्रक्चर बनेगी, कौन सी, अर्धगोला, है ना। क्लियर है, तो इसका मतलब है इसी कारण एक अर्धगोले की कल्पना की है। देखो डायग्राम यहाँ को देख लो, ये तो आपका सरफेस है जिसका नाम है ए बी, ठीक है, ये उसका सेंटर है ओ, और एक मैंने कहा हेमीस्फेयर की कंपैरिजन, वो कंपैरिजन नहीं, इमेजिन कर रहे हैं, हेमीस्फेयर यानी कि अर्धगोला। ठीक है जी, क्लियर है। और इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। एक बात और, हेमीस्फेयर के लिए करेंगे, है ना, जैसे गोस थ्योरम पढ़ते थे ना आप, तो कोई सरफेस होता था जिसे गॉसियन सरफेस या गॉसियन पृष्ठ कहते थे, 12th क्लास में आपने पढ़ा है। तो पहले स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालते थे, है ना, और फिर उसका इंटीग्रल कर देते थे तो पूरे के लिए आ जाता था। अब आपको ये होलो, ये क्या है, सेमी, क्या बोलते हैं, सेमी स्फेयर, अर्धगोला। तो इसके सेमी स्फेयर के लिए आपको निकालना है तो पहले इसका एक स्मॉल एलिमेंट मानना पड़ेगा। और बीएससी फर्स्ट सेम में भी तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन ऐसे करते थे भाई, जो भी आपकी शेप होती थी, आकृति होती थी, उसका एक स्मॉल एलिमेंट काट के निकालते थे, है ना, मानते थे कि इससे मिलके बना है। पहले उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे और फिर पूरे के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे। तो इस पूरे के लिए रेडिएशन का प्रेशर निकालना है तो पहले निकाल लो, है ना, या पहले इस पूरे के लिए आपको सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है।
तो पहले इसके एक स्मॉल एलिमेंट के लिए सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो इसका जो स्मॉल एलिमेंट होगा वो क्या होगा, देखो एक रिंग ना होगी क्या होगी, एक रिंग, इस तरीके से, है ना भाई, ये रिंग से ही तो मिलकर बना है, एक रिंग यहाँ है, एक रिंग यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो बहुत सारी रिंग से मिलकर बना है ये, है ना, क्योंकि ऐसी अलग अलग रेडियस के रिंग को जोड़ दोगे तभी तो एक अर्धगोला बनेगा, रिंग यानी वलय, है ना, एक हेमिस्फीयर तभी तो बनेगा। इसका नाम रख लो कुछ PQRS, ठीक है। तो लिखना लेट PQRS बी ए स्मॉल एलिमेंट, है ना, ब्रैकेट में लिखना रिंग, एक रिंग है, कहाँ पर है, ऑन द सरफेस ऑफ सेमी स्फेयर, है ना, अर्धगोले के पृष्ठ पर है ना, क्लियर है। और इसकी रेडियस कितनी है भाई, रेडियस यानी केंद्र को परिधि से कहीं भी मिला दो, सेंटर को सर्कमफेरेंस से कहीं भी मिला दो, सब रेडियस हो जाएंगी। तो देखो ये भी रेडियस, ये भी तो रेडियस है, तो ये दोनों ही रेडियस हैं, आर है ना। और ऐसे ये क्या है आपका, नॉर्मल है, ठीक है जी, नॉर्मल, क्लियर है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से एंगल कितना बन रहा है, नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा। और ये एंगल कितना है, स्मॉल एंगल है, छोटा सा, मान लो कितना है, डी थीटा, क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो, और ये जो रिंग है इसकी भी तो रेडियस होगी कुछ, इस रिंग की भी तो रेडियस होगी भाई, तो मान लो इस रिंग की जो रेडियस है वो कितनी है, आर डैश मान लो, है ना, ठीक है। तो एक ये वाला, है ना, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, नहीं बताओ, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है ये बीच में, पता क्यों ले रखी है, क्योंकि रेडियस बीच में दिखा रखी है, आप नीचे मान लो चाहे ऊपर मान लो, क्योंकि नीचे का और ऊपर की जो है ना डिस्टेंस वो सेम ही होगी, ये वाली भी और ये वाली भी, है ना, ये थोड़ा सा अंतर है बस एक्स्ट्रा, ये तो ना के बराबर है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो चाहे आप, यदि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो चाहे आप नीचे से मान लो, है ना, या ऊपर से मान लो, बताओ कहाँ से माने, ऊपर से मान लें, चलो ऊपर से मान लो, है ना। तो ये आपकी जो ये है ना, ये आर डैश है ना, ये आर डैश है, और ये क्या है, आर है, और ये क्या है ना, एक भुजा है, और ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। तो इसमें आप मुझे बताओ, इस त्रिभुज में बताओ कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोस थीटा आएगा आधार बटे कर्ण, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है ना, ये हाइपोटेनियस है कर्ण, और ये बेस है यानी आधार। तो बेस निकालना है आपको, और बेस क्या है, बेस आप बताओ क्या है, बेस तो निकालना है ना, हाँ ठीक है, हाँ बेस कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है जी। तो कोस थीटा से काम नहीं चलेगा, है ना, आपको आर पता है और आर डैश पता है, तो इसका मतलब साइन थीटा लगा लो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो ये है सामने वाला, एंगल के सामने वाला यानी आर डैश, और हाइपोटेनियस ये है, ये वाला आर, ठीक है जी। तो यहाँ से आर डैश कितना आया, आर डैश आया आर साइन थीटा, ठीक है। और आर डैश किसकी रेडियस थी, रिंग की रेडियस थी, रिंग की। तो इसका मतलब है रिंग की जो रेडियस आर डैश है वो कितनी है, आर साइन थीटा, ठीक है जी। और इस ट्राइंगल में देख लो, इस त्रिभुज में एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क जो है मान लो डी एस है, तो एंगल कितना है डी थीटा, और आर्क कितनी है डी एस, और रेडियस कितनी है, रेडियस तो आर है। तो यहाँ से डी एस बराबर किसका आएगा, आर इंटू डी थीटा, ठीक है। आप जानते हैं एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है जी, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने निकाल दिया है। तो अभी बताओ, देन मैं निकालना चाह रहा हूँ, इधर का दिख रहा है, मैं निकालना चाह रहा हूँ ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हेमिस्फेयर, ये सेमीस्फेयर नहीं हेमिस्फेयर है, अर्धगोला हेमिस्फेयर, ठीक है। ये जो हेमिस्फेयर है ना, मैं इसकी वो निकालना चाह रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं, इसका एरिया निकालना चाह रहा हूँ, बल्कि इसका रिंग का, पहले तो रिंग का निकालेंगे, है ना, हेमिस्फेयर का तो बाद की बात है। तो देन एरिया ऑफ रिंग, बताओ जी कितना हो जाएगा एरिया रिंग का।
आप जानते हैं रिंग यानी वलय, और ये फर्स्ट टाइम में मैंने बताया था रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, परिधि गुना मोटाई, जितनी मोटाई है जितनी चौड़ाई है ना, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सरकमफेरेंस इंटू विड्थ, परिधि गुना चौड़ाई कह दो, है ना। परिधि यानी आप जानते हैं 2 पाई इंटू रेडियस होता है, और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई यानी इसकी मोटाई, वो कितनी है, जो इसकी मोटाई है वो ds है, ds दिख रहा है ना। तो सरकमफेरेंस तो है 2 पाई r डैश, क्योंकि रिंग की बात कर रहे हैं, रिंग का एरिया नहीं है, तो सरकमफेरेंस भी किसकी है, रिंग की, तो रेडियस भी किसकी लोगे, रिंग की, और रिंग की रेडियस r डैश है। और विड्थ यानी मोटाई इसकी रिंग की, वो कितनी है, ds, ठीक है जी। और आपके पास r डैश की वैल्यू है, तो 2 पाई r डैश कितना है, r साइन थीटा, और ds की वैल्यू भी है आपके पास r d थीटा, तो कितना आया एरिया रिंग का, ये आया 2 पाई r स्क्वायर, है ना, और ये साइन थीटा और इंटू डी थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो रिंग का एरिया आ गया। रिंग का एरिया क्यों निकाला है, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो, तो रिंग के एरिया की हमें आवश्यकता है, इसलिए हमने रिंग का एरिया निकाला, क्लियर है। अब देखो रिंग के एरिया की क्यों जरूरत थी, हाँ रिंग का एरिया तो हो गया, हेमी स्फीयर का एरिया और बताऊंगा क्यों जरूरत थी। तो देन वो आप मान के चलो, आपको ये तो मैंने मान ही लिया कि कैपिटल एन रेडिएशन की बीम है ना, जो पूरे हेमीस्फीयर पर गिर रही है ना, क्योंकि कैपिटल एन नंबर ऑफ बीम्स मानी है जो ऊपर से हर चारों तरफ से गिर रही है ना, तो पूरे हेमीस्फीयर के द्वारा गिर रही, मतलब पूरे हेमीस्फीयर पर गिर रही है, तो है ना। तो लेट कैपिटल एन, है ना, बी द नंबर ऑफ बीम्स, या आप ऐसे कह दो कैपिटल एन रेडिएशन बीम, कैपिटल एन जो है वो रेडिएशन की बीम है, बीम्स, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, आर डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, वितरित होती हैं, बंटती हैं इक्वली, समान रूप से, किस पर, ऑन हेमीस्फीयर, है ना, या ऑन सरफेस, ऑन, देखो सरफेस कैसा है, हेमीस्फीयर वाला है ना, तो ऑन हेमीस्फेरिकल सरफेस, यानी हेमीस्फीयर की स्फेरिकल सरफेस, ठीक है जी, यानी हेमीस्फेरिकल शेप वाला अर्धगोलीय पृष्ठ, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, अर्धगोलीय पृष्ठ। यानी जो कैपिटल एन रेडिएशन है, रेडिएशन की बीम्स हैं, वो किस पर गिर रही हैं, किस पर वितरित हो रही हैं, समान रूप से हेमीस्फेरिकल सरफेस पर, है ना, इस पूरे अर्धगोलीय पृष्ठ पर। और इसका एरिया कितना है, ऑफ एरिया, बताओ हेमीस्फीयर का एरिया कितना होगा भाई, पूरे सरफेस, ये पूरे स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो हेमीस्फीयर का क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, हेमीस्फीयर की रेडियस स्मॉल r है ना, ठीक है जी। तो यानी कैपिटल एन रेडिएशन बीम्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी इक्वली हेमीस्फेरिकल सरफेस पर, जिसका एरिया कितना है ना, इसका एरिया कितना है 2 पाई r स्क्वायर। तो मैं निकालना चाह रहा हूँ नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ बीम्स जो हैं, रेडिएशन की बीम्स पूरे हेमीस्फेरिकल सरफेस पर गिरने वाली, वो तो है कैपिटल एन, तो वे बीम्स कितनी होंगी जो केवल रिंग से पास होके जाएंगी, केवल रिंग से, है ना भाई, रिंग तो एक छोटी सी स्ट्रक्चर है ना, तो उससे पास होके जो जाएंगी वो तो कम होंगी। मान लो पूरे हेमीस्फेरिकल सरफेस से या पूरे अर्धगोले से, हेमीस्फेयर से कैपिटल एन बीम पास होके जा रही है ना, उस पर इंसिडेंट हो रही है, तो आप मान सकते हो कि रिंग जो है, जो स्मॉल एलिमेंट है, उससे जो पास होके जा रही है वो dn है, कितनी है dn, ठीक है। तो मैं यही निकालना चाह रहा हूं, तो देन, है ना, नंबर ऑफ रेडिएशन बीम, रेडिएशन, ठीक है जी। तो देन नंबर ऑफ रेडिएशन बीम्स मुझे पता है n है टोटल हेमीस्फीयर पर गिरने वाली, लेकिन मैं रिंग पर गिरने वाली निकाल रहा हूं, तो देन नंबर ऑफ रेडिएशन बीम्स, है ना, ऑन रिंग, है ना, या ऑन रिंग पर गिरने वाली, या पासिंग थ्रू रिंग कह दो, कैसी कह दो, है ना, ठीक है, इंसिडेंट ऑन रिंग कह दो, पासिंग थ्रू
फ्रॉम रिंग कह दो, कैसे कह दो, है ना, क्लियर है। पासिंग थ्रू रिंग कह दो, रिंग से गुजरने वाली, भाई जब गिरेंगी तो गुजरेंगी भी, और या ऐसे कह दो इंसिडेंट ऑन रिंग, रिंग पर गिरने वाली। तो बताओ कितनी होंगी। देखो ध्यान दो, डी एन निकालना है, इसका मतलब डी एन मान लो, तो डी एन निकालना है, तो डी एन कैसे निकालेंगे आप एक बताओ। देखो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा संख्या में बीम गिरेंगी उस पर, है ना, समझ गए ना भाई। जितना ज़्यादा एरिया होगा, पृष्ठ जितना ज़्यादा है तो उतनी ज़्यादा बीम गिरेंगी, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा है, और एरिया जितना कम है तो बीम भी उतनी कम गिरेंगी। इसका मतलब है जो नंबर है ना बीम की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके, एरिया ऑफ सरफेस। समझ में आई बात, ठीक है। जो नंबर ऑफ बीम्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ सरफेस के, सरफेस जिस पर बीम गिर रही है ना। और इस बात का लाभ उठाकर, है ना, आप निकाल दो डी एन अपॉन एन। देखो ध्यान देना, मैं अलग को करके बता रहा हूँ समझाने के लिए। डी एन समानुपाती होगा, डी एन क्या है, नंबर ऑफ बीम्स, है ना, इंसिडेंट ऑन रिंग, रिंग पे गिरने वाली बीम्स की संख्या मैंने डी एन मान ली, तो वो समानुपाती होगा एरिया ऑफ, है ना, हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर के एरिया के बराबर होगा। और जो, ठीक है, तो फिर समानुपाती का निशान हटाते हुए कांस्टेंट आता है, और यहाँ एरिया है किसका, हेमीस्फेयर का। दिख रहा है। और देखो यही काम आप किसके लिए करेंगे, जैसे यहाँ किया है वैसे ही आप कर लो एन के लिए। एन के लिए बताओ, एन जो है मतलब ये तो पता ही है, नंबर ऑफ बीम्स जो है एरिया के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो नंबर ऑफ बीम्स पूरे हेमिस्फेयर के लिए तो एन है, तो यहाँ वो तो पूरे हेमिस्फेयर का एरिया आएगा, है ना। ये रिंग के लिए है भैया, तो यहाँ रिंग कर लो। डी एन जो नंबर ऑफ बीम्स है वो इस डी एन मान रहे हैं ना, कम मान रहे हैं, तो कम तो स्मॉल एलिमेंट आएगा, ये गलती से लिख दिया था मैंने। तो डी एन समानुपाती है एरिया ऑफ रिंग के, इससे समानुपाती को हटाओगे कांस्टेंट आएगा। तो डी एन बराबर क्या है, के इंटू एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। भाई हेमिस्फेयर का जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा, है ना, नंबर ऑफ बीम्स उस पर इंसिडेंट होंगी, गिरेगी, क्लियर है। तो इसे भी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो डी एन अपॉन एन कर लो, तो डी एन अपॉन एन करोगे तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा, ऊपर आएगा एरिया ऑफ रिंग और अपॉन में आएगा एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है जी। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस, है ना, इन चीज़ों को यूज करते हुए मैंने साइड में समझा दिया है। तो डी एन अपॉन एन, डी एन है ऊपर, तो इसका मतलब है ऊपर आएगा रिंग का एरिया, इसका मतलब एरिया ऑफ रिंग, और नीचे क्या आएगा, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। तो डी एन अपॉन एन क्या आया, एरिया ऑफ रिंग अपॉन एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कहाँ से आया ये चीज़ मैंने बता दी है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रफली नोट कर लेना अपने समझने के लिए। ठीक है जी। अब देखो मैंने एरिया रिंग का क्यों निकाला था, पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे आवश्यकता पड़नी थी रिंग के एरिया की, तो इसलिए मैंने रिंग का एरिया निकाला था। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो ये आएगा, देखो डी एन अपॉन एन। देखो रिंग का एरिया कितना है, ये रहा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। और ध्यान देना इसका एरिया कितना है, हेमिस्फेयर का, ये रहा, ये रहा हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर है एरिया हेमिस्फेयर का, ये कट गया। तो मुझे तो डी एन निकालना था, नंबर ऑफ रेडिएशन बीम्स इंसिडेंट ऑन रिंग, वो तो डी एन है। तो डी एन बराबर क्या आएगा, एन को इधर पहुँचा दो, ये आ जाएगा एन साइन थीटा इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं, डी एन आ गया मेरे पास, क्लियर है। अब एक बात सुनो, मुझे तो कोस स्क्वायर, ये सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, और वो निकाल के वैल्यू यहीं रख देनी है। तो देखो फॉर रिंग, रिंग के लिए निकाल रहा हूँ मैं सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा।
देखो भाई एक बीम के लिए ध्यान देना कितना है कोस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में एक बीम के लिए क्या था कोस स्क्वायर थीटा। जब आपने पी डैश निकाला था, पी डैश बराबर क्या था, पी डैश था आपका यू कोस स्क्वायर थीटा, है ना। तो भाई एक बीम के लिए तो कितना था कोस स्क्वायर थीटा। अब बीम है कितनी, रिंग से पास होकर जाने वाली बीम कितनी है dn, तो कितना हो जाएगा dn कोस स्क्वायर थीटा, है ना। ये किसके बराबर हो जाएगा सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा के, यानी सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा dn कोस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई आपको। तो इसका मतलब सिग्मा हटाऊं तो dn आ जाएगा, क्योंकि dn बीम के लिए कर रहे हैं ना भाई, टोटल के लिए कर रहे हैं। टोटल के लिए किसके लिए कर रहे हैं, रिंग के लिए। तो इसका मतलब रिंग में कितने हैं dn बीम, तो इसका मतलब क्या आएगा dn कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और dn की तो वैल्यू पता है आपको, ये रही कितनी है n साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और d थीटा को बाद में लिख लो। क्लियर है। तो ये आपका आ गया सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये रिंग के लिए आया है और हमें किसके लिए निकाला है, बीम के, इसके हेमीस्फेयर के लिए। तो 4 हेमीस्फेयर, ठीक है। डेरिवेशन थोड़ा लेंथी सा है ये, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी यूट्यूब पे आपको अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगी, दिख रहा है, ठीक है जी। तो हेमीस्फेयर के लिए हम बात कर रहे हैं, ध्यान दो। यानी सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा ही आपको निकालना है, लेकिन अब किसके लिए, हेमीस्फेयर के लिए। तो देखो स्मॉल एलिमेंट का निकालते हैं और फिर जब कंप्लीट का निकालते हैं तो क्या करते हैं, इंटीग्रल करते थे। आपको याद है ना, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन करते थे आप, तो क्या कर देते थे, इंटीग्रल। ठीक है जी। तो इंटीग्रल कर दो इसका। तो देखो इंटीग्रल कर दो किसका, इसका, ठीक है। कोस स्क्वायर, ये सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा का, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है ये, तो n है ना साइन थीटा, या बल्कि ऐसे लिख लो कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, पूरे हेमीस्फेयर के लिए कर रहे हैं। तो हेमीस्फेयर में जो एंगल है वो 0 से लेकर 90 तक, है ना भाई। मिनिमम एंगल कितना है 0, और फिर मैक्सिमम एंगल कितना है 90, है ना, क्योंकि यहाँ 0 है और मैक्सिमम एंगल 90 हो जाएगा तो हेमीस्फेयर कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब है डी थीटा आ रहा है तो लिमिट लेनी है एंगल की, तो 0 to 90 यानी 90 यानी π/2, ठीक है जी। ये जो n है ये तो आप बाहर निकाल लो, n तो बाहर निकाल लो, और एक काम कर लो, चलो यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 0 to π/2 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो देखो एक बात सुनो, अभी तो दिख रहा है, चलो देखो एक बात सुनो, क्या करेंगे, लेट या पुट, ये जो कोस थीटा है ना इसे आप x मान लो। तो देखो दोनों तरफ का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कराओ, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और थीटा का करोगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा x का। तो यहाँ क्या किया है, डिफरेंशियल किया है विद रेस्पेक्ट टू x, वो हाँ x के रेस्पेक्ट में करते थे ना 12th क्लास में, लिमिट चेंज करके, है ना, इस तरीके का इंटीग्रल करते थे। तो बताइयो साइन थीटा इंटू डी थीटा क्या आएगा, ये जाएगा माइनस का डी एक्स केवल, है ना। और लिमिट भी चेंज कर लो, क्योंकि भाई देखो लिमिट अब x में बनानी पड़ेगी, है ना। तो एक काम करता हूँ मैं, कहाँ से रफ करूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। तो इधर के चीज़ होगा, इधर की तरफ का आपको यूज नहीं है। देखो मैंने कहा इसकी लिमिट भी चेंज करो, है ना। तो देखो लिमिट में यदि थीटा बराबर 0 था, थीटा बराबर 0 है तो कोस 0 1 होता है, तो x बराबर कितना आया 1, है ना। यदि थीटा बराबर π/2 है तो कोस 90 0, तो x बराबर कितना आया 0, ठीक है। ये रख दो वैल्यू कहाँ पर, हाँ यहाँ पे
सो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा निकाल रहे हैं ना आप, तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 की जगह क्या हो जाएगा, 0 की जगह 1 और पाई बाई 2 की जगह 0। ठीक है, कोस थीटा की जगह आपने x रखा है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और इस साइन थीटा इंटू डी थीटा कितना है, माइनस का डी एक्स। ठीक है जी, तो देखियो क्या आएगा, माइनस तो बाहर है ना, और x का करोगे एक्स स्क्वायर का तो एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा। लिमिट है 1 से लेकर 0 तक, माइनस का 1/3 बाहर निकाल लो, 1 माइनस तो बाहर है, 1/3 निकाल लिया, ये 0 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, लिमिट रखेंगे तो है ना, तो 0 तो कुछ नहीं होता, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस 1/3, लेकिन बाहर n भी तो है, हाँ तो यहाँ n है। ठीक है जी, तो ये आ गया प्लस का n/3। ठीक है जी, प्लस का कितना आया, n/3, और ये जो वैल्यू आई है पूरे हेमिस्फेयर के लिए आई है, और ये जो आप प्रेशर निकाल रहे थे है ना, ये हेमिस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर था वो था, है ना, तो कितना हो जाएगा, यानी ये वैल्यू जो है ना आप इसमें रख दो थर्ड में, तो थर्ड इम्प्लाइज P बराबर आपका आएगा U/n, और इसकी वैल्यू क्या है n/3, n से n कट जाएगा है ना, तो कितना आएगा P बराबर आएगा U/3। ठीक है जी, ये प्रूफ हुआ। तो इसका मतलब है जो प्रेशर है ना, प्रेशर ऑफ डिफ्यूज्ड रेडिएशन, लिख लेना आप ये बात, प्रेशर ऑफ डिफ्यूज्ड रेडिएशन किसके बराबर होता है। ठीक है जी, लिख देना, प्रेशर ऑफ डिफ्यूज्ड रेडिएशन इज 1/3 ऑफ एनर्जी डेंसिटी, है ना, यानी विसरित विकिरण का दाब ऊर्जा घनत्व का 1/3 होता है। ठीक है, यही आपसे प्रूफ करने को कहता है। तो जो हैंस करके मैंने बोला है ना, ये ब्लैक पेन से लिखना, क्योंकि यही क्वेश्चन बन के आ जाता है, कहता है प्रूव दैट, और फिर हैंस के बाद का। ठीक है, कर लोगे तो इस डेरिवेशन को आप एक बार देख के 2 बार देख के अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।